हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेस्ट क्विज। तो हम पढ़ रहे थे बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन, जैव विविधता और वर्गीकरण। तो हमने 5 जगत प्रणाली देख ली था जिसे विटकर ने दिया था। ठीक है, तो आज हम देखेंगे पादप का वर्गीकरण। ठीक है, पादप वर्गीकरण। तो पादप जगत का जो वर्गीकरण है वो उसके पुष्पी पौधों के आधार पर करते हैं। तो उसका पुष्पी पौधा देखते हैं। इसको हम 2 भाग में डिवाइड करेंगे, जिनके बीज आवरण रहित रहते हैं। ठीक है, जिनके बीजों में आवरण नहीं पाया जाता और जिनके बीजों में आवरण पाया जाता है। जो बीज आवरण रहित होते हैं उसको हम बोलते हैं जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म, जिसका एग्जाम्पल है हमारा साइकस। अब जो बीज आवरण सहित होते हैं, मतलब कि जिन बीजों में आवरण पाया जाता है, उसको फिर हम 2 भागों में डिवाइड करेंगे। 2 पार्ट्स में इसको फिर डिवाइड करते हैं। एक होगा एक बीजपत्री पौधे और दूसरा होगा द्विबीजपत्री पौधे। तो एक बीजपत्री जिसमें जो एक बीज पौधों से बना होता है और द्विबीजपत्री जिसमें 2 बीजों से बना होता है। ठीक है, तो ये जो एक बीजपत्री होते हैं उसके एग्जाम्पल हो जाएंगे आपके गेहूं, मक्का। द्विबीजपत्री पौधे के हो जाएंगे आपके चना, मटर। ये द्विबीजपत्री होते हैं, उनके जो जड़ें होती हैं उनमें गांठें नोट पाई जाती है। ठीक है, जो एक बीजपत्री जो पौधे होते हैं उनकी क्या होती है, जो उनकी जो जड़ें होती है वो समानांतर विन्यास में होती हैं। जो द्विबीजपत्री होते हैं उनके जो मुसला जड़ें पाई जाती हैं। ठीक है, और जालिका व सिरा विन्यास इनके जड़ों में देखने को मिलता है हमें। तो हम पादप जगत का जब वर्गीकरण देखते हैं तो उसमें हमने पुष्पी पौधा के संदर्भ में इनका पादप जगत का वर्गीकरण किया गया है। तो इसमें हमने देखा पुष्पी पौधों को जिनके बीज में आवरण पाया जाता है और जिनके तो उनको क्या आवरण पाया जाता है उनको बीज आवरण सहित लिखे हैं, और जिनके बीजों में आवरण नहीं पाया जाता उनको बीज आवरण रहित। ठीक है, इन 2 भाग में पहले हमने डिवाइड किया है। उसके बाद हमने देखा कि जो बीज आवरण रहित होते हैं उनको हम बोलते हैं जिम्नोस्पर्म। उसका उदाहरण हमने देखा साइकस। और जो बीज आवरण सहित होते हैं उसको बोलते हैं हम एंजियोस्पर्म। ठीक है, अब इस एंजियोस्पर्म को हम 2 भाग में डिवाइड करेंगे। तो होंगे एक बीजपत्री जिसमें एक बीज से जो पौधे बने होते हैं और द्विबीजपत्री में जो 2 बीजों से मिलकर बनते हैं। ठीक है, तो उसका एग्जाम्पल एक बीजपत्री का होगा गेहूं, मक्का। ठीक है, और द्विबीजपत्री का हमने देखा चना, मटर। इनकी जड़ें जो होती हैं मुसला जड़ें पाई जाती हैं। इनके जो गांठें हैं उसमें नोट पाई जाती है, गांठें पाई जाती है जड़ों में। और क्या होता है इसकी जो सीरा विन्यास होती है, जो जड़ों की क्या होता है जालिकावत होती है। तो ये था हमारा पादप जगत का वर्गीकरण। ऐसे हमने जंतु जगत का भी वर्गीकरण देखा। जंतु जगत का वर्गीकरण। तो जंतु जगत का वर्गीकरण हमने किस बेसिस पे किया? सर पॉज कर। तो नेक्स्ट हम देखते हैं जंतु जगत का वर्गीकरण। तो जो जंतु जगत का वर्गीकरण था वो उसकी रीढ़ की हड्डी की उपस्थिति, उसके संदर्भ में जंतु जगत का हमने वर्गीकरण देखा। ठीक है, तो उसमें हमने रीढ़ की हड्डी की उपस्थिति पे देखते हैं। इसको 2 भाग पे डिवाइड करेंगे, जिनमें रीढ़ की हड्डी उपस्थित है और जिनमें अनुपस्थित है।
ठीक है। तो जिनमें अनुपस्थित है उनके एग्जाम्पल्स हम उदाहरण देख लेते हैं। जैसे हुआ मच्छर, केचुआ, फित्ताकृमि, जोक। क्या होता है, इन सब में रीढ़ की हड्डी अनुपस्थित है, मतलब अब्सेंट है। अब जो रीढ़ की हड्डी उपस्थित है उनको हम फिर से डिवाइड करेंगे दो बेसिस पे। उनके त्वचा पर बाल उपस्थित है, ठीक है, और उनके शरीर पर जो बाल अनुपस्थित है। तो जिनके त्वचा पर या फिर जिनके शरीर पर बाल उपस्थित होते हैं वो हो जाएंगे स्तनधारी, मैमल्स, ठीक है। उनके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे जैसे मनुष्य, ह्यूमंस, बकरी, गाय, शेर, जो भी एनिमल्स हैं, स्तनधारी जो जीव हैं, वो सब हो जाएंगे जिनके शरीर पर बाल उपस्थित है। अनुपस्थित में आ जाएंगे आपके मत्स्य मतलब मछली, सरीसृप, उभयचर, और पक्षी, ठीक है। तो हमने देखा कि जिनके शरीर पर बाल उपस्थित है और जिनके अनुपस्थित है। तो उपस्थित है उनको हमने डाला स्तनधारी, मैमल्स होते हैं वो। तो उसमें हमने एग्जांपल देखा मनुष्य, बकरी, गाय से, जो भी आप जिनके शरीर में आपको स्तनधारी जीवों पर ये दिखने को मिलते हैं। अनुपस्थित में देखते हैं जिनके शरीर के बाल अनुपस्थित होते हैं। तो उसमें हमने देखा मत्स्य, सरीसृप, उभयचर और पक्षी। अब इनको क्या करें, इनको फिर से दो बात में डिवाइड करेंगे कि जिनके शरीर पर पंख पाए जाते हैं, ठीक है, जिनके शरीर पर पंख उपस्थित और जिनके में शरीर पर पंख अनुपस्थित है। तो शरीर पर पंख जिसके पाए जाते हैं, पक्षी के। तो पक्षी का एग्जाम्पल आपको हो जाए कुछ भी पक्षी जिनको जानते होंगे, मैना, कबूतर, मुर्गा, चिड़िया, जो भी जिनके शरीर पर पंख उपस्थित होते हैं। दूसरा हमने क्या पार्ट देखा, जिनके शरीर पर पंख अनुपस्थित होते हैं वो क्या होंगे, मत्स्य, उभयचर और सरीसृप, ठीक है। अब क्या होता है, ये जो जिनके शरीर पर अनुपस्थित है उनको फिर से हम डिवाइड करेंगे जिनकी त्वचा नमी युक्त होती है, नमी पाई जाती है, ठीक है, और इसे नमी रहित त्वचा। तो जिनकी त्वचा नमी युक्त होती है वो हो गए मत्स्य और उभयचर, और जिनकी नमी रहित रहती, नमी नहीं पाई जाती, वो हो जाएंगे आपके सरीसृप, जिसके एग्जाम्पल हो गए छिपकली, कछुआ, ठीक है। अब ये मत्स्य, उभयचर को भी फिर से डिवाइड करेंगे कि इनके शरीर पर सल्क उपस्थिति के आधार पर, ठीक है, सल्क उपस्थिति शरीर पर और अनुपस्थिति। तो सल्क उपस्थित होता है मत्स्य में, मछलियों में, रोहू, कतला इसका एग्जाम्पल होगा, और जिनमें अनुपस्थित होता है सल्क उसका होगा एग्जाम्पल उभयचर। उभयचर मतलब जो जल और स्थल दोनों में रहते हैं, वो हो गए एग्जाम्पल आपके मेढक या फिर टोड, ठीक है। तो फिर से देखते हैं कि जो जंतु जगत का वर्गीकरण है उसको उनमें उपस्थित रीढ़ की हड्डी, ठीक है, रीढ़ की हड्डी के संदर्भ में जंतु जगत का वर्गीकरण हमें देखने को मिला। तो उसमें क्या हुआ, रीढ़ की हड्डी की उपस्थिति लिखा हमने, दो पार्ट में डिवाइड किया कि रीढ़ की जंतुओं को कि रीढ़ की हड्डी जिनमें उपस्थित है, प्रेजेंट है, और जिनमें अब्सेंट है, अनुपस्थित है।
तो अनुपस्थित है उसके एग्जाम्पल हमने देखा मचुआ, केचुआ, फित्ताकृमि, जोक, ये सब इसके एग्जाम्पल थे। फिर हमने जिनमें रीढ़ की हड्डी उपस्थित है जिन जंतुओं में, उनको फिर से दो पार्ट में हमने डिवाइड किया, जिनके शरीर पर बाल उपस्थित है, ठीक है, और जिनके शरीर पर बाल अनुपस्थित है। उपस्थित किन में है? स्तनधारी प्राणियों में, मैमल्स में, तो वो क्या हो गए हमारे? मनुष्य, बकरी, गाय, शेर, ठीक है, जो भी आप एनिमल्स, मैमल्स जो जानते हैं वो इसके अंतर्गत आएंगे। अनुपस्थित मतलब जिनमें त्वचा या फिर शरीर पर बाल अनुपस्थित है, वो हो जाएंगे हमारे मत्स्य, सरीसृप, उभयचर, पक्षी, ठीक है। अब इसको फिर से हम दो पार्ट में डिवाइड करके देखते हैं, ठीक है, ताकि आपको और जीवों को समझने में, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने में आपको सुविधा हो। तो उसको क्या हुआ? शरीर पर पंख की उपस्थिति के आधार पर और अनुपस्थिति के आधार पर इसको फिर से दो भाग में हमने पढ़ते हैं। जिनके शरीर पर पंख पाए जाते हैं वो हमारे हो गए पक्षी। जो आप कोई भी पक्षी का उदाहरण जानते हैं उनको लिख लीजिए, मैना, कबूतर, चिड़िया, मुर्गा, जो भी हो। अनुपस्थिति मतलब जिनके शरीर पर पंख नहीं पाए जाते वो हमारे हो गए मत्स्य, मछलियाँ, उभयचर, सरीसृप। अब क्या हुआ? इनको फिर से दो भाग में हमने डिवाइड करके पढ़ा कि जिनकी त्वचा नमी युक्त होती है, त्वचा पर नमी पाई जाती है, और जिनकी त्वचा में नमी नहीं पाई जाती। तो जिनकी त्वचा में नमी युक्त होती है, नमी पाई जाती है, वो होते हैं हमारे मत्स्य और उभयचर। जिनकी त्वचा में नमी नहीं पाई जाती उसके एग्जाम्पल थे हमारे सरीसृप, जिसका एग्जाम्पल हमने देखा छिपकली, कछुआ, ये सब सरीसृप हैं। अब इसको हम क्या करते हैं, जो त्वचा नमी युक्त थे, जो मत्स्य, उभयचर, उसको फिर से दो पार्ट में डिवाइड करते हैं हम, जिनके शरीर पर सल्क उपस्थित है और जिनके शरीर पर सल्क अनुपस्थित है, ठीक है। तो सल्क उपस्थित है वो हमारे हो गए मत्स्य, मतलब मछलियाँ के शरीर में आपको सल्क देखने को मिलती होंगी, ठीक है। तो वो क्या होते हैं? उसके एग्जाम्पल हमने देखा रोहू, कतला, हमारे मत्स्य के एग्जाम्पल हो गए, उदाहरण हो गए। और जिनके शरीर पर सल्क अनुपस्थित है मतलब उभयचर प्राणी हो गए। तो उभयचर में हमारे क्या देखा? मेंढक और टोड। तो ये था हमारा जंतु जगत का वर्गीकरण और हमने देखा पादप जगत का वर्गीकरण। अब एट लास्ट हम इस चैप्टर के लास्ट में ये देखते हैं कि नामकरण की आवश्यकता क्यों हुई, ठीक है। नामकरण, किसी जीवों का नामकरण क्यों हुआ, उसे पर्टिकुलर नाम क्यों दिया गया, नामकरण की आवश्यकता क्यों हुई और इसकी प्रक्रिया क्या है। तो हम एट लास्ट देखेंगे नामकरण की आवश्यकता और प्रक्रिया। तो क्या हुआ? जीव जगत में सभी को अलग अलग स्थान दिए गए हर जगत में, और उनको जिस नाम से बुलाया गया, पर्टिकुलर नाम दिया गया, ठीक है, जिससे उनका संबोधन हो, जिससे उनका व्यक्तिगत पहचान हो, जिसके रूप में उस जीवों को जाना जाए, पहचाना जाए, उसके बारे में जानकारी हो, तो उसे हम कहते हैं, उसके नाम देने की प्रक्रिया, उसको नाम देने की क्रिया, उसको बोलते हैं हम उसके नामकरण, ठीक है। जिससे क्या हुआ? आपको जीवों को जानने में, उनको पहचानने में आपको सुविधा हुई। क्या होता है? जो हम अलग अलग भाषाओं का प्रयोग करते हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस का उपयोग करते हैं, उससे हम क्या होता है, किसी भी जो चीज़ होता है उसकी हर भाषा में, हर बोली में उसका जो नाम होता है वो अलग अलग आपको देखने को मिलता है। जैसे आलू, ठीक है, तो आलू का क्या हो जाएगा आपका? जो मराठी उसका जो तमिल में उसका यूज़ करते हैं, तमिल भाषा में आलू क्या बोलते हैं? उर लैंकी लैंग हंगू, ठीक है। मराठी में उसी लैंग्वेज में आलू को बोलते हैं बटाटा, वैसे ही हिंदी में आलू और इंग्लिश में पोटैटो। तो क्या हुआ? एक ही चीज़ का, एक ही पदार्थ का नाम आप उसको अलग अलग भाषाओं में, ठीक है, अलग अलग लैंग्वेजेस में आपको अलग अलग जानने को मिल रहा है। इससे क्या होता है? कभी कभी असुविधा हो जाती है किसी चीज़ को पहचानने में, जानने में। तो क्या किया? जो हमारे विटकर थे, वैज्ञानिक थे, जो उन्होंने 5 जगत प्रणाली दी थी जीवों को समझाने के लिए, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक पर्टिकुलर नाम दे दिया कि इसी नाम से पूरे संसार के लोग, पूरे दुनिया के लोग, पूरे जगत के लोग इसी नाम से इस जीवों को पहचानेंगे, ठीक है। तो उस नाम को हम बोलते हैं वैज्ञानिक नाम, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं द्विनाम पद्धति, ठीक है। उस पद्धति को हम बोलते हैं द्विनाम पद्धति, द्विनाम
पद्धति। ठीक है, अब द्विनाम पद्धति थी ताकि वो जो जीव है उनका बस एक करेक्ट नाम हो, पर्टिकुलर नाम हो, जिससे पूरे जगत के लोग, पूरे दुनिया के लोग, पूरे संसार के लोग उससे वाकिफ हो, उसको जाने। ठीक है, तो उन्होंने क्या दिया, द्विनाम पद्धति। अब द्विनाम पद्धति किस बेसिस पे थे तो हम देखते हैं। तो पहला कि द्विनाम पद्धति जो जीव हैं उनके वंश और जाति को मिला के उनका नाम दिया गया द्विनाम पद्धति, जिसमें वंश को पहले लिखा जाता था और जो उसका जाति थी, स्पीसीज थी, मतलब उसको बाद में लिखते थे। तो पहले आपको जीनस लिखना है, फिर उसके बाद स्पीसीज लिखना है किसी भी जीव का, वैज्ञानिक नाम उसे ही कहा जाता है। दूसरा क्या था, अगर आप किसी वैज्ञानिक नाम को बताते हैं, किसी जीव का वैज्ञानिक नाम बताते हैं, तो आपको जो जीनस, जो वंश है, उसका जो स्टार्टिंग लेटर होगा आप उसको कैपिटल से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद के जो लेटर्स को स्मॉल लेटर्स में रहेंगे, और जो स्पीसीज, जो जाति है, उसको भी आप पूरे अक्षर आप उसको स्मॉल में ही लिखेंगे। तो इसका दूसरा हो गया। तीसरा क्या होगा कि आपको इसमें जो यूज़ करेंगे, जो सीधे खड़े शब्दों में नहीं लिखेंगे। ठीक है, आप इसको टेढ़े जो होते इटैलिक लैंग्वेज में ही, आप इसे इटैलिक पद्धति में ही इनका नामकरण लिखेंगे। तो ये थी हमारी द्विनाम पद्धति जिसमें जीवों का नामकरण किया गया। तो जैसे हम इसका एग्जाम्पल देते हैं, जैसे मनुष्य का, ह्यूमंस का वैज्ञानिक नाम होगा आपका होमो सेपियंस। ठीक है, मेढक का नाम उन्होंने दिया राना टिग्रीना। जैसे राना जो है वो वंश का नाम है उसके ना, मेढक के वंश का नाम है, उसके जीनस का नाम है। जैसे मैंने आपको बताया वंश को पहले लिखते हैं, और टिग्रीना क्या है, उसकी जाति, स्पीसीज का नाम है, जिसको बाद में लिखते हैं। तो क्या हुआ, वंश को पहले, जाति को बाद में, मतलब जीनस को पहले, स्पीसीज को बाद में। तो क्या हुआ, मेढक का नाम राना टिग्रीना हो गया। मनुष्य, ह्यूमंस का वैज्ञानिक नाम क्या हुआ, होमो सेपियंस हो गया। वैसे जो गौरैया पक्षी होती है उसका पैसा डोमेस्टिक है नाम। तो इस तरह का नाम आपको देखने को मिलेगा। तो ये क्या था हमारा द्विनाम पद्धति। इसी प्रकार सभी जीवों का वैज्ञानिक नाम किया गया। अब एट लास्ट हम ये देखते हैं, तो हमारा नामकरण भी हो गया कि धीरे धीरे जैसे ही, अब आपको जो हमने बताया था, आपने इवोल्यूशन पढ़ा होगा कि धीरे धीरे कोई भी जीव होते हैं या तो अनुकूल परिस्थिति पाकर या तो बढ़ेंगे। ठीक है, और बढ़ेंगे तो उसमें नए नए विभिन्नताएं आती है, नए नए लक्षण आते हैं, जो जीवों में विविधता आती है, तो नई प्रजातियों का इसमें विकास होता है, तो अलग अलग लक्षण देखने को मिल जाते हैं। तो जिस लक्षण पे हमने उन्हें क्लासिफिकेशन और वर्गीकरण किया था, तो वो तो बेसिस हट जाते हैं ना। तो उससे क्या होता है, अब कुछ जातियाँ जो पहले से विद्यमान है उसका क्या होता है, वो विलुप्त हो जाती हैं। तो जो हमारी, जो आज तक हमने जो पढ़ते आए हैं क्लासिफिकेशन या फिर वर्गीकरण किसी भी साइंटिस्ट का, वो पर्याप्त नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे नए जीवों के विकास के साथ और जो पुराने जीव हैं उनके विलुप्त होने के साथ ये क्या है, हमारे लिए अपर्याप्त है। इसलिए हम इसको सेटिस्फाइड नहीं मान सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा पूरी बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन, जिसमें आपने पूरे 5 जगत प्रणाली को देख लिया है कि कैसे जैव विविधता थी, बायोडाइवर्सिटी है, उसे कौन से समूह में बांटा गया, कौन से ग्रुप में बांटा गया है। ठीक है, उनके लक्षण क्या थे, पूरे 5 जगत के लक्षण क्या थे, उस बेसिस को हमने पढ़ लिया है। नामकरण की पद्धति, द्विनाम पद्धति क्या होती है, किस बेसिस पे उसे द्विनाम दिया गया है, कैसे जीवों का नाम दिया जाता है, ये भी आपने देख लिया है। ठीक है, तो इसे आप रिवाइज कीजिएगा। इस क्लास में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू।